स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे। और इतिहास विषय में स्पेशल जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो था गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड तक की पूरी बातों को मैंने कंप्लीट रूप से पूरी गुणवत्तापूर्ण आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश किया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके पहले एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड मेरी जितनी सारी वीडियो, लगभग 25 वीडियो मैंने अभी प्लेलिस्ट में रखा है, उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद अगली वीडियो को देखते चलिएगा। पूरी तरीके से मैं आपको हिस्ट्री को कंप्लीट कराऊंगा, फिर मैं पॉलिटी कराऊंगा, फिर मैं ज्योग्राफी कराऊंगा। ऐसे करते करते मैं जीएस की सारी कंप्लीट विषयों को कंप्लीट रूप से आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आज की जो मेरी टॉपिक है वो टॉपिक है कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित मुद्दों पे आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। लेकिन उस मुद्दे को बताने से पहले मेरा ये कहना होगा कि अगर आप हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं या अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को बनाए रखता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को अपने YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो मेरी टॉपिक है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। लेकिन वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे जरा उसको मैं आपको बता देता। सपोज करिए हम लोगों ने जो अभी इतिहास पढ़ा है, हम लोग जो अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, उस इतिहास को अगर देखा जाए तो उसमें कुछ अजीबोगरीब घटना दिखाई देगी आपको। वो अजीबोगरीब घटना क्या है जरा उसको समझने की कोशिश करिएगा। हमने आपको जो हिस्ट्री पढ़ाया है उस हिस्ट्री को हम 3 फेज में करके बताएंगे आपको। एक फेज यहाँ रख लीजिएगा 23.5 डिग्री करके रेखा को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो करके रेखा है। एक नर्मदा, एक यहाँ आ जाइएगा कृष्णा और कावेरी नदी घाटी तक आ जाइएगा। तो हम अभी जो इतिहास आपको पढ़ा रहे हैं इसके ऊपर के जितने सारे इतिहास हैं इसी को हम लोग कहते हैं उत्तर भारत का इतिहास बोलते हैं। ये उत्तर भारत का इतिहास है, ये उत्तर भारत का इतिहास है। ये जो इतिहास इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणापथ कहते हैं, दक्षिणापथ। और यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ हम लोग सुदूर दक्षिण के इतिहास को पढ़ेंगे, सुदूर दक्षिण का इतिहास पढ़ेंगे। तो यहाँ हम जरा आपको बताने की ये प्रयास कर रहा, यहाँ हम लोग चोल चेल पांडव पल्लव और संगम काल यहाँ पढ़ेंगे। दक्षिणापथ में हम लोग बहुत सारे राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे और उत्तर भारत में अभी पढ़ा रहा हूँ, इसको कंप्लीट करने वाला हूँ। मैं इस इतिहास को पढ़ा रहा था तो इस इतिहास को पढ़ाने में हमने क्या बताया, उत्तर भारत में मैंने शुरू किया था आपको ये पढ़ाते पढ़ाते शुरू किया था कैलकुलेथिक एरा को बताया था, कैलकुलेथिक एरा, फिर मेगालिथिक एरा बताया था, स्टोन एजेस बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया था, वैदिक कल्चर बताया था, धार्मिक मोमेंटम जो हुए थे रिलीजन मोमेंटम उसके बारे में बताया था, बौद्ध जैन के बारे में। फिर मैंने सीधे मगध एम्पायर के बारे में 16 महाजनपद पढ़ा के मगध एम्पायर बता दिया था। फिर मगध के बाद मैंने छोटे छोटे राजवंश बताए थे, हर्यक सुनांग नंद ऐसे करके बताया, ईरानी यूनानी आक्रमण बताया। सारा क्रम आप देख लीजिएगा। इसमें मौर्य एम्पायर बता दिया था, इसी में मौर्य एम्पायर बता दिया। ऐसे करके मैंने पोस्ट मौर्य पीरियड को बता दिया था, मैंने पोस्ट मौर्य पीरियड को बता दिया था। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो हिंद वंशक पहलव कुषाणों के बारे में बताया था। उसके बाद लास्ट मैंने बताया था गुप्ता पीरियड, और गुप्ता पीरियड के डिक्लाइन के बाद मैंने बताया पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्तोत्तर काल, जो मेरी कल की वीडियो थी। इस गुप्तोत्तर काल के बाद अगर देखा जाए, गुप्तोत्तर काल उत्तर भारत का सबसे अंतिम राजवंश शक्तिशाली रूप में माना जाता है। इस गुप्तोत्तर काल के पतन के बाद क्या हुआ, भारत में तमाम छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो गया। हम लोग वही पढ़ेंगे जैसे बंगाल में भी, बंगाल में हो गया, बिहार में हो गया, मालवा में हो गया, परमाणु का आ गया, परमार वंश आ गए, ऐसे चंदेल आ गए, गढ़वाल आ गए, प्रतिहार आ गए, गुर्जर प्रतिहार आ गए। ऐसे करके तमाम सारे छोटे छोटे राजवंश जो थे ये उत्तर भारत में छोटे छोटे तमाम सारे राजवंशों का उदय हो गया। तो इन्हीं राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यही राजवंश ऐसे पढ़ लेंगे तो ये उत्तर भारत की पूरी इतिहास हमारी खत्म हो जाएगी।
फिर हम नंबर यहाँ लगाएंगे। बाकी इससे संबंधित मैंने सारे चैप्टर आपको पढ़ाते हुए लाइन से आया। लेकिन इन तमाम सारे छोटे छोटे राजवंशों को पढ़ने से पहले जो मैं आज आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, वो पढ़ाने चल रहा हूँ कि पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्तोत्तर काल जैसे खत्म होता है तो इसकी जो राजधानी चेंजेस कन्नौज बने थे, इस कन्नौज पे 3 बड़ी बड़ी शक्ति जाएंगी लड़ाई करने के लिए। एक यहाँ बंगाल से जाएगी शक्ति कन्नौज पे लड़ाई करने के लिए, एक महाराष्ट्र से जाएगी शक्ति कन्नौज पे लड़ाई करने के लिए, और एक गुजरात से जाएगी शक्ति कन्नौज पे लड़ाई करने के लिए। यानी जो कन्नौज होगा, इस कन्नौज पे 3 बड़ी बड़ी शक्तियां जाकर के लड़ाई करेंगी। और वो 3 शक्ति कौन होगा? एक बंगाल से चलेगा, एक गुजरात से चलेगा, और एक कहां से चलेगा? एक महाराष्ट्र से चलेगा। और ऐसे 3 बड़ी शक्तियों के बीच जो संघर्ष होता है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। इसको हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक चलेगा, वो टॉपिक चलेगा त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में चलेगा। यानी आज जो हम आपसे बातचीत करने वाले हैं वो त्रिपक्षीय संघर्ष। ये सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, एकदम छोटे छोटे टॉपिक है, 10-10, 5-5 मिनट के टॉपिक हैं। अभी मैं इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको छोटे छोटे राजवंशों के बारे में बताऊंगा। तो क्लास के साथ आप लगे रहिएगा, पूरी गुणवत्तापूर्ण तथ्यों का बौछार करने वाला हूँ। पूरी वीडियो को मिस मत करिएगा कहीं भी, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और नोटबुक साथ साथ बनाते हुए चलिएगा। हम शुरू करते हैं आपको त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? तो आप कहिएगा कि गुप्तोत्तर काल के पतन के बाद छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, लेकिन गुप्तोत्तर काल के पतन के बाद 3 बड़ी शक्ति दिखाई दे रही थी। एक बंगाल में, एक दिखाई दे रहा था महाराष्ट्र में, और एक दिखाई दे रहा था गुजरात में। ये 3 शक्ति जो थी वो कन्नौज पे लड़ाई छेड़ देंगी, और जो कन्नौज पे 3 बड़ी शक्तियों का युद्ध चलता है उसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। बाकी से डिटेल में मैं आपको चलता हूं बताने के लिए, उस पूरी बातों को आपको डिटेल में करता हूं मैं आपसे बातचीत। अगर देखा जाए तो भारत में अरब आक्रमण होने के उपरांत भारतीय जो उपमहाद्वीप था, उस भारतीय उपमहाद्वीप में 3 बड़ी शक्तियों का उत्थान हुआ। और वो 3 बड़ी शक्तियां जो उत्थान के रूप में दिखाई देती हैं, वो 3 बड़ी शक्तियां थी। एक था गुर्जर प्रतिहार जो गुजरात पे शासन करता था, एक पाल शासक थे जो बंगाल पे शासन करते थे, और एक राष्ट्रकूट शासक थे जो दक्कन के महाराष्ट्र क्षेत्र पे शासन करते थे। इसको समझने के लिए जरा हम लोग आते हैं, देखते हैं भारत के मैप को, और मैप के हिसाब से जरा इसको हम लोग करते हैं समझने की कोशिश, कैसे ये चल रहा है त्रिपक्षीय संघर्ष की कामकाज। और उन सारे मुद्दों को मैं आपको एक एक करके समझाने की करता हूँ कोशिश। क्या रहस्य है इन त्रिपक्षीय संघर्ष से जुड़ी हुई उन समस्त बातों में। तो मुद्दा दरअसल कहाँ का चल रहा है, यहाँ मैं ले लेता हूँ कन्नौज एरिया। हम सारी बातों को पहले भर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो यहाँ हम लोग क्या करते, यहाँ पे कन्नौज लिख लेते, यहाँ पे कन्नौज का क्षेत्र कर लेते। कन्नौज ही रहेगा जिस कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होगा, ऐसा हमने अभी बताया। अभी मैं आपको ये भी बता देता कि आखिर कन्नौज ही क्यों ऐसा हुआ जो 3 महाशक्तियों को संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया। अभी उस मुद्दे पे भी मैं आपसे बातचीत करता। अगर यहाँ देखा जाए बंगाल का एरिया, तो ये जो बंगाल एरिया है, ये बंगाल का एरिया है। यहाँ पाल शासक हमको मिलेंगे बंगाल का। और यहाँ अगर देखा जाए तो हम लोगों को जो मिलेगा, यहाँ पे महाराष्ट्र का एरिया ले लीजिएगा। महाराष्ट्र का एरिया यहाँ पे हम ले लेते हैं, और यहाँ हम ले लेते हैं गुजरात एरिया को ले लेते हैं। यानी कि यहाँ हम ले लेते हैं महाराष्ट्र ले लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लिए गुजरात। इसके माध्यम से जरा हम लोग करते हैं समझने की कोशिश। गुजरात पे शासन कौन कर रहा है? तो कहेंगे गुर्जर प्रतिहार है। यानी यहाँ पे कौन है? तो हम लोग कहेंगे यहाँ गुर्जर प्रतिहार शासक है, गुर्जर प्रतिहार है। फिर मैंने महाराष्ट्र को लिखा है, महाराष्ट्र दक्कन में यहाँ कौन शासन कर रहा है? तो हम कहेंगे यहाँ राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट है। और बंगाल पे कौन कर रहा है? तो हम कहेंगे यहाँ पाल शासक है, पाल शासक है। ऐसा कुछ इतिहास अजीबोगरीब दिखाई दे रहा है। यानी अरब आक्रमण से पूर्व जो 3 महाशक्तियों का उदय दिखाई दे रहा है, वो एक बंगाल पे है, एक गुजरात पे है, और एक महाराष्ट्र पे है।
इसको जरा हम लोग करते हैं समझने की कोशिश। एक गुजरात पे है, एक महाराष्ट्र पे है और एक बंगाल पे है। दरअसल बात कुछ ये था, अगर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक की हम बात को ध्यान में रखते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी तक की घटना जो थी वो गुप्त काल के पतन होने से पहले तक उत्तर भारत की जो स्थिति थी, उत्तर भारत की जो स्थिति थी यानी 23.5 डिग्री के ऊपर वाला जो हिस्सा था, इस उत्तर भारत की स्थिति में सबसे समृद्धिशाली जो क्षेत्र था वो था पाटलिपुत्र। वो कौन था? वो पाटलिपुत्र था, यानी पाटलिपुत्र ही था। पाटलिपुत्र पे सारे राजा अगर आएंगे तो इसी को सबसे ज्यादा राजधानी के रूप में स्वीकार करते हैं और राजधानी के रूप में काफी समृद्धशाली क्षेत्र वो बन जाती है और सारी शक्तियों का ध्यान जो था वो पाटलिपुत्र के तरफ दिखाई देता है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, जब गुप्त काल जो चल रहा था वो गुप्तों का जैसे पतन हो जाता है, तो गुप्तों के पतन के बाद तमाम सारे छोटे छोटे राजवंशों का उदय दिखाई दिया। और उन राजवंशों में मैंने ठीक इसके पहले की जो वीडियो डाला है उसमें बताया था कि एक राजवंश जो चला वो थानेश्वर पर पुष्यभूति वंश के नाम से चला। जो पुष्यभूति वंश का चौथा शासक आता है प्रभाकर वर्धन, और वर्धन वंश के नाम से संचालित करता है। और उस प्रभाकर वर्धन का लड़का राज्यवर्धन और फिर प्रभाकर वर्धन का दूसरा लड़का हर्षवर्धन उस थानेश्वर की गद्दी पे शासन करते हैं। और थानेश्वर की गद्दी पे वो शासन करके क्या करते हैं? थानेश्वर की गद्दी पे शासन करके वो क्या करते हैं? थानेश्वर की गद्दी पे वो शासन करते हैं। यहाँ कन्नौज, यहाँ थानेश्वर लिखिएगा, यहाँ मिस्टेक मैंने किया, इसको थानेश्वर कर लीजिएगा। थानेश्वर है, ये थानेश्वर के रूप में सबसे चर्चित था। यहाँ कन्नौज भी अभी हम लोग देख लेते हैं, कन्नौज पे क्यों त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में चल रहा। मुद्दा कुछ ये था कि गुप्त काल के पतन के बाद जो पाटलिपुत्र था, ये पाटलिपुत्र धीरे धीरे अपने अस्तित्व को क्या किया? समाप्त कर दिया। और गुप्त काल के पतन के बाद जो गुप्तोत्तर काल का उदय हुआ, उस गुप्तोत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र देखा गया वो कन्नौज देखा गया। वो कौन सा महत्वपूर्ण क्षेत्र देखा गया? तो हम कहेंगे वो महत्वपूर्ण क्षेत्र जो था वो कन्नौज था। और कन्नौज पे ही उसने, यूपी के कन्नौज पे ही शादी भी अपनी बहन का किया था। कन्नौज अपनी राजधानी भी ट्रांसफर कर लिया था और कन्नौज को उसने एक नया महोदय नगर का नाम भी हर्षवर्धन ने दे दिया था। ऐसा कुछ कहानी हमने आपको पहले बताया था। हुआ था ये कि पाटलिपुत्र, गुप्तों के काल के समापन के बाद पाटलिपुत्र का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया, यानी इसका अस्तित्व समाप्त हो गया और उत्थान हुआ कन्नौज का। इस कन्नौज के उत्थान को देख करके 3 बड़ी शक्तियों के बीच में संघर्ष छिड़ेगा। अगर देखा जाए तो कन्नौज की सत्ता को लेकर 3 महाशक्तियों में लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष छिड़ेगा। और इसमें अंतिम रूप से भी देखा जाएगा तो सफलता इन तीनों शक्ति में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिलेगा। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। संघर्ष की शुरुआत होती है वत्सराज से, यानी कि गुर्जर प्रतिहार शासक के रूप में था वत्सराज, यहीं से होती है संघर्ष की शुरुआत। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कन्नौज ही त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण का जिम्मेदार क्यों बना? तो इसके पीछे कारण बहुतों सारे थे। सबसे पहला बात तो ये था कि गुप्त काल के पतन के बाद पाटलिपुत्र का स्थान धीरे धीरे समाप्त हो गया। दूसरी बात ये थी कि गुप्त काल के पतन के बाद गुप्तोत्तर काल जो चला था उसमें हर्षवर्धन ने सबसे ज्यादा वरीयता जो दिया था वो कन्नौज को दिया था और कन्नौज एक महाशक्ति के रूप में उदय हो गया था। तीसरी बात इसकी ये थी कि कन्नौज जो क्षेत्र था वो गंगा दोयाब क्षेत्रों में बसा हुआ क्षेत्र है और दोयाब जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा 2 नदी के बीच की क्षेत्र थी वो, और उपजाऊ भूमि होने के नाते उस पे हर किसी की अभिलाषा थी कि वो मेरे एकाधिकार में हो। इसके अलावा अगर कारणों में देखा जाए तो कन्नौज ऐसा क्षेत्र था जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। साथ ही साथ वहां बड़े राजवंश की सत्ता अभी हाल ही में समाप्त हुई थी, तो काफी समृद्धिशाली क्षेत्र के रूप में भी देखा गया। ऐसे तमाम सारे कारण होने के कारण ही, ऐसे तमाम सारे कारणों के बावजूद देखा जाए कन्नौज की सत्ता को हथियाने के लिए 3 महाशक्ति दौड़ी और उन 3 महाशक्ति में सबसे पहली शुरुआत जो करने का काम किया था वो गुर्जर प्रतिहार किया था।
कहा जाता है कि कन्नौज पे जो शासन चल रहा था आयुध शासन इंद्रायुध की चल रही थी, यही वहां का राजा था कन्नौज का। और इस इंद्रायुध को क्या करता है, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज नामक व्यक्ति इसको हराने की कोशिश करता है और चलता है संग्राम करने के लिए। जैसे ये गुर्जर प्रतिहार यहाँ जाता है तो ये तीन बड़ी शक्तियां अपने आप को शक्तिशाली घोषित कर रही थी, ये और ये। जैसे ये उत्तर की तरफ चला युद्ध के लिए, वैसे ये दोनों शक्ति भी धावा बोलेंगी इस कन्नौज के क्षेत्र पे अपना एकाधिकार करने के लिए। और तमाम सारे कन्नौज के क्षेत्रों पे जीतने के उद्देश्य के साथ साथ सबसे बड़ी उद्देश्य की बात तो ये थी कि तीन बड़ी शक्तियों के अंदर जलन का भाव था। कोई बड़ी शक्ति नहीं चाहती थी कि कन्नौज पे इन तीनों में से कोई जाए। यही कारण है कि ये तीनों कन्नौज की सत्ता को हथियाने के लिए आपस में जुझ जाते हैं, लड़ जाते हैं। और शुरुआत करता है गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज, शुरुआत कर देता है। वत्सराज से युद्ध करने के लिए कौन चलेगा, पाल शासक चलेगा। और वो पाल शासक होगा धर्मपाल चलेगा। और धर्मपाल जब यहाँ आता है तो धर्मपाल जब आता है तो युद्ध की प्रथम जो शुरुआत हो रही है, यानी संघर्ष का प्रथम चरण अगर देखा जाए तो संघर्ष के प्रथम चरण में जो प्रतिहार शासक वत्सराज है, ये क्या करता है, पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर देता है। लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से क्या करता है, हार जाता है। ये तीन शक्ति जो चल रही है, इसमें धर्मपाल क्या करता है, वत्सराज क्या करता है, धर्मकाल को परास्त कर देता है। किंतु यहाँ मैंने दो बार लिख दिया, एक कैंसिल कर दीजिएगा। ध्रुव जो था उससे हार जाता है। तो जरा इसको समझिएगा, यहाँ इसको समझिएगा। ध्रुव जो है इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। गुजरात से चला गुर्जर प्रतिहार शासक, चला कन्नौज पे युद्ध करने के लिए। पाल शासक धर्मपाल आ गया यहाँ युद्ध करने के लिए। धर्मपाल को क्या किया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। अब यहाँ कौन बचा, यहाँ बचा गुर्जर प्रतिहार वत्सराज। और गुर्जर प्रतिहार वत्सराज जैसे यहाँ अपना परिचय फहराने की कोशिश करेगा तो राष्ट्रकूट शासक यहीं पहुंच जाएगा। और वो राष्ट्रकूट शासक कौन होगा, ध्रुव होगा। ये ध्रुव क्या करेगा, ये ध्रुव जो होगा यहाँ जाएगा तो ये ध्रुव इसको परास्त कर देगा, यानी कि जीत किसकी हो गई। संघर्ष के पहले चरण में जीत किसकी हो रही है, तो कहेंगे संघर्ष के पहले चरण में जीत जो हो रही है वो ध्रुव की हो रही है। ध्रुव संघर्ष के पहला चरण में जीत गया, लेकिन जीत करके वो अपना एकाधिकार नहीं कर पाया। ऐसा नहीं था कि वो जीत लेगा और एकाधिकार कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं था। वत्सराज ने धर्मपाल को परास्त किया, किंतु ध्रुव से क्या हो गया, हार गया। पालों की जो सफलता थी प्रतिहारों के लिए एक असहनीय बात थी। जो पाल वंश की सफलता देखी जा रही, धीरे धीरे आगे चल के इनके वंश परंपराओं में युद्ध चलेगा। वंश परंपरा में जो युद्ध चलेगा वो देखा जाएगा। वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय आएगा, लड़ेगा, मिहिर भोज लड़ेगा, महेंद्र पाल लड़ेगा, यहाँ तक लड़ाई चलेगा। इधर ध्रुव आएगा लड़ेगा, गोविंद आएगा लड़ेगा, अमोघ वर्ष आएगा लड़ेगा, ऐसे धर्मपाल लड़ेगा, ऐसे लड़ाई चलता है। और तमाम सारी लड़ाई के बाद, इनके तमाम सारे संघर्षों के बाद अगर देखा जाए तो 9वीं शताब्दी तक जाते जाते जो कन्नौज क्षेत्र था उस पे अंतिम अधिकार किसका होता है, प्रतिहारों का हो जाता है। और इन सारे युद्ध का वर्णन करने का काम जो करता हुआ अरब का एक यात्री था सुलेमान, यही त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताने का काम करता। और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान जो राजशेखर थे, माना जाता वो महेंद्र के जो थे वो गुरु थे। और ये महेंद्र जो था, महेंद्र पाल, ये प्रतिहार एक शासक था। यानी कि ये बहुत ही एक छोटा टॉपिक था और इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष से रिलेटेड जो आपसे सवाल पूछा जाएगा उसमें सबसे बड़ी बात ये आपको समझना है कि उत्तर भारतीय राजवंशों में अगर देखा जाए गुप्तोत्तर काल के पतन के बाद कन्नौज एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उदय हो जाता है। और वहां पे 3 राजवंश युद्ध के लिए जाते हैं। इन 3 राजवंशों के बहुत सारी वंश परंपरा लगभग 200 साल तक लड़ाई करती है और आपस में जीतता है, कोई हारता है, जीतता हारता है, ऐसे जीत हार की प्रक्रिया चली रहती है। ये तीनों जाएंगे, तीनों आपस में लड़ेंगे, जीतेगा कोई, हारेगा जीतेगा हारेगा, ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन 9वीं शताब्दी तक जाते जाते अंतिम रूप से देखा जाता है तो जो गुर्जर प्रतिहार था ये अंतिम रूप से जीत जाता है, ये भी हार जाता है अंतिम रूप से, और ये तो हारे ही थे। यानी कि ये साहब लोग अंतिम रूप से हार जाते हैं और कन्नौज पे एकाधिकार हो जाता है गुर्जर प्रतिहारों का।
तो ये ऐसे अब छोटे छोटे आपको उत्तर भारत राजवंश से संबंधित छोटे छोटे वैसे टॉपिक मिलते चलेंगे। इनका नोटबुक आप बनाते चलिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से इतनी सारी बिंदु जितना मैंने लिखा है महत्वपूर्ण है, कहानी और बताया जा सकता है लेकिन इसलिए मैं नहीं बताया हूँ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जब ये आपस में लड़ते हैं सब तो यहाँ बहुत कंफ्यूजन चलता रहता है। अगर उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा तो आप घबरा जाएंगे, इधर उधर उसका लड़का उससे लड़ेगा, उससे हारेगा, उसको जीतेगा, ऐसा कुछ करके प्रक्रिया चलती है और वो प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के लिए बिल्कुल नाकाम का चीज है। जितना इस त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित कामकाज था उतना मैंने आपको लिख दिया। और यहाँ जो शासक लड़ा है ऐसा ना एक प्रतिहार शासक वत्सराज से शुरू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी शासक हम लोग देखेंगे, यहाँ बस वही शासक लिखे हैं। इसमें बहुत सारे हरवंश से शासक आए हैं, बस वही शासक लिखे हैं जो त्रिपक्षीय संघर्ष से भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ बातों को मैंने लिखा है। बाकी देखा जाए कितनी सारी बातों का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इसको नोटबुक बनाएगा। बाकी और जो उत्तरवंशी राजवंश छोटे छोटे हैं, अभी जैसे हमने पहले शुरू में बताया बंगाल के पाल वंश है, अभी हम लोग गुजरात के प्रतिहार वंश को, पाल वंश, प्रतिहार वंश, ऐसे चंदेल को, गढ़वाल को, ऐसे तमाम सारे वंशों को, सारे वंशों को अभी हम लोगों को पढ़ना है। तो एक दो वीडियो मैं सब वंशों के लिए लेकर के आऊंगा। 5 10 मिनट का वीडियो होगा, उसको देखते चलिएगा। ज्यादा बड़े वीडियो नहीं जाएंगे। बाकी उसके बाद मैं आ जाऊंगा दक्षिणापथ के इतिहास को लेके, फिर मैं सुदूर दक्षिण पढ़ाऊंगा तो मेरी सारी एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगी। इसके पहले की तो मुद्दा मैंने सारा आपको गुप्तोत्तर काल तक पढ़ा चुका है। तो इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा, इतनी सारी बातों का। बाकी अगर चैनल से आप नए जुड़े हैं या अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक करके साथ देने से ही हम अपनी पूरी गुणवत्ता को पूरी तत्परता के साथ आप तक कंटेंट को उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित रहूंगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग हमारा साथ और सहयोग देंगे और हम आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण तथ्यों का बौछार अपने YouTube चैनल के माध्यम से करेंगे। तो इतनी सारी बातों को करते चलिए। अगली क्लास में जब मिलता हूं तो बताता हूं मैं आपको उत्तरवंशी राजवंशों के अन्य राजवंशों के बारे में। बंगाल के पाल, गुजरात के प्रतिहार, ऐसे करके एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।